क्या हमारी जो महिलाएं हैं वो सही तरीके से अभी भी आज़ाद हुई है? उनका जो फ्रीली घूमना है, उनका फ्रीली कहीं भी रहना है, वो कितना जायज़ है? जो वुमेन सेफ्टी की हम जो बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की जो हम बात करते हैं, उसमें जो हमारी महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित है, और कहीं भी घूमने के लिए या कहीं भी आने जाने के लिए वो कितना सेफ़ फील करती है, वो कितनी आज़ाद है। हमारे महाराष्ट्र टीवी 24 और राष्ट्रवान न्यूज़ के जो हमारा ऑफिस है, वहाँ पर आज भी जो महिलाएं कर्मचारी हैं, महिलाएं वर्कर्स हैं, हमारी रिपोर्टर्स हो, हमारे जो एडिटर्स हो, या जो भी महिलाएं हैं, वो सबसे ज़्यादा है। तो आज हम हमारे ऑफिस की महिलाओं से पूछेंगे कि वो कितना सेफ फील करती है बीइंग अ जर्नलिस्ट, क्योंकि वो पत्रकार है, उनको रात बेरात कहीं भी आना जाना पड़ता है, रात बेरात कहीं से भी उनको रिपोर्टिंग करके चीज़ें लानी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा उनसे पूछना ज़रूरी है कि वो कितना सेफ फील करती है। तो हम अभी ऑफिस के अंदर है और हम हमारी जो यहाँ पे महिला रिपोर्टर्स है उनसे डायरेक्टली पूछेंगे, क्योंकि ये लोग जब यहाँ से जाते हैं रात बेरात रिपोर्टिंग करने के लिए, तो इनको बहुत सारी जो तकलीफ़ों का कोई सामना करना पड़ सकता है। और जब बात आती है कि महिला सुरक्षा की, तो उस पर तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम हमारी महिला रिपोर्टर से पूछते हैं कि वो लोग क्या फ़ील करते हैं, कितना सेफ़ फील करते हैं हमारी नागपुर सिटी में घूमने के लिए। आप पत्रकारिता कर रही है इतने साल से, और जो है आप कभी भी मतलब बाहर घूमने जाना पड़ सकता है, रात बेरात आप बाहर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो कितना सेफ फील करते हैं आप? और मतलब जो अभी केस भी जो हुए हैं, जो अभी केस हुए कलकत्ता में, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? जी, कलकत्ता में जो अपराध हुआ है वो बेहद ही निंदनीय अपराध हुआ है। ऐसा यानी मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। जब आज से 12-13 साल पहले निर्भया कांड ये हुआ था, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए थे देश भर में, उसके बाद हमने ये सोचा कभी भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो पाएगा फिर से। इतना जघन्य अपराध जिस तरह से हुआ है कि हमारी रूह कांप जाती है। अगर हम इमेजिन भी करते हैं कि किस तरह की पीड़ा उस लड़की को दी गई है, अगर हम सोचते भी हैं तो बदन में हमारे सिहरन पैदा हो जाती है। रही बात अगर नागपुर शहर की, हम मीडिया के पत्रकार हैं, एक वेल नोन चेहरा है, जिस वजह से कुछ लोग हमें जानते हैं, लेकिन जहां अगर नहीं जानते हैं और रात बेरात हमें आने में देर हो जाती है, तो आज भी हमें कई लोगों की ऐसी नज़रों का सामना करना पड़ता है जहां हमें लज्जित महसूस होता है, एक शर्म सी महसूस होती है कि पता नहीं क्यों आज भी हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पे हमें आंखें नीचे करके अपने क्यों चलना पड़ रहा है, क्यों हमें आज़ादी नहीं है कि हम मर्दों की तरह ही आंखें ऊपर करके घूम सके। तो नेक्स्ट हमारे सीनियर जर्नलिस्ट पिंकी मैम, आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो वुमेन सेफ्टी वाला जो मामला है, या आपका जो आज़ादी से घूमने वाला मामला है, जो वुमेन्स का होता है, महिलाओं का होता है, तो वो उसका पे क्या कहना है आपका? जैसे कि आपने कहा आज़ादी, बट आज भी 78 साल हो गए हैं देश को आज़ाद होके, तो कहीं ना कहीं इस आज़ादी को कोई महसूस ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज़ादी का 77 साल बीत गए, कल से 78वां साल लगा है। आज भी वही घटनाएं हो रही है जो बरसों सालों से होती आ रही है, रेप की मामले, क्योंकि रोज़ एक ना एक मामला सामने आता ही है। आज ये डॉक्टर के साथ, इंटर्न डॉक्टर के साथ हुआ है, वो बहुत ही गंदा तरीके से उसके साथ रेप हुआ है। जब डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है, नर्स डॉक्टर इंटर्न के साथ, तो आम जनता के साथ क्या क्या होता होगा, और वो मामले सामने भी नहीं आते होंगे। ये बड़ा मामला था इसलिए सामने आया, और ऐसे कई हादसे रोज़ाना होते होंगे, वो सामने नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आज़ाद नहीं हैं। और आज़ादी की बात करें तो सिर्फ हम पब डिस्को यहाँ वहाँ जाते हैं, जश्न मनाते हैं, और आज़ादी का बहुत अच्छे से जश्न तो सेलिब्रेट होता है, बट यूतिया जब तक सेफ़ नहीं है तब तक आज़ादी हम नहीं मना सकते हैं। इसलिए मेरी एक ही अपील है, सरकार हो या आम जनता हो, कि ऐसे आरोपियों को, ऐसे जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जिस तरह से निर्भया कांड हुआ तब भी युवती के साथ किस तरह से गंदापन से उसे नोचा गया, उसके प्राइवेट पार्ट पे मार किया गया, उसी तरह इस इंटर्न डॉक्टर के साथ भी हुआ है। उसका रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, और ऐसे कई पार्ट है, प्राइवेट पार्ट, जहाँ पर वो दरिंदों ने उसे बहुत पीड़ा दी है, बहुत दर्द हुआ है, वो उसी का दर्द उसी को पता होगा। बट बात ये है युवतियों की, तो सभी महिलाओं ने
रास्ते पर उतरना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आप आज़ाद नहीं घूम सकते हैं। ये है मेरा आज़ादी का जश्न मनाने का तरीका। अमृता दी बताइए कि अभी एक सालों पहले निर्भया कांड एक हुआ था और अभी ये कलकत्ता वाला कांड है, तो वुमेन सेफ्टी के लिए जो है, जो रेपिस्ट है उन लोग को सज़ा नहीं मिल पाती, तो आपका इस पे क्या कहना है कि क्या सज़ा उनको मिलनी चाहिए? और ये जो सब होता है कि रेप करने की जो वो है, रेप करने की जो इच्छा है वो जागरूक हो जाती है, रेप करना बहुत आसान हो चुका है किसी के लिए भी, तो इसके लिए क्या मेजर्स लेना चाहिए सरकार को? आप क्या कहना चाहते हैं? आप सबको याद होगा 2018 या 2019 में प्रियंका रेड्डी का एक ऐसा ही कांड हुआ था हैदराबाद में। हैदराबाद पुलिस ने उनका दूसरे या तीसरे दिन ही एनकाउंटर कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि वो एनकाउंटर फिर से दोहराना चाहिए और ये एनकाउंटर की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया ये जो है ये पूरे देश भर में ऐसी फैल जानी चाहिए कि जो रेपिस्ट होता है, जिसकी मानसिकता वो इतनी गंदी हो जाती है, वो एक जानवर समझ के महिला को नोचता है, उसके मन में ये डर पैदा होना चाहिए कि अगर मैं किसी महिला को गंदी नज़र से भी देखता हूँ तो कल मेरा एनकाउंटर हो ही जाएगा। ये मुझे लगता है कि सरकार ने इस कानून को सामने लाना चाहिए, क्योंकि अदर कंट्रीज़ में अगर हम सोचें तो मुस्लिम कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सोच भी नहीं सकता कोई व्यक्ति एक महिला को रेप करना या फिर उसकी तरफ गंदी नज़र से तक देखना। तो अगर हम इतना अपने देश को महान बोलते हैं या इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं, तो ऐसा कोई कानून लाकर ये सब जो जघन्य अपराध है उस पर रोक क्यों नहीं लगा सकते? हमारी सरकार क्या कैंडल मार्च तक बदल जाएगी? ये जो सड़कों पर निकल रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे कोई हालात नहीं बदलने वाले हैं। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि जो आरोपी है उन्हें पब्लिक के हवाले कर दो और बस वहीं के वही आरोपी का सज़ा वहीं के वही डिसाइड करने के लिए पब्लिक को दे दो। पब्लिक इतनी समक्ष है कि ऐसे आरोपियों को तुरंत ही सज़ा दे सकती है। पुलिस कानून कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें भी, उस प्रक्रिया में भी काफ़ी टाइम लगता है। आज वो लड़की जो डॉक्टर है वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आरोपी चैन की सांसें ले पा रहा है। यही सबसे बड़ा बेकार दिन है कि वो आरोपी अभी भी ज़िंदा है। तो आरोपी को पब्लिक के हवाले करने की कानून प्रक्रिया चालू कर देनी चाहिए सरकार ने, और ये सब चीज़ें यहीं ख़त्म होनी चाहिए। और मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ कि हैदराबाद का जो एनकाउंटर था वो हर जगह वैसा ही लागू होना चाहिए। तो हमारी मानवी मैम, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक यंग जर्नलिस्ट है, आप किसी की बहन भी है, आप किसी की बेटी भी है, ठीक है, और जैसे कि हम देखते हैं कि वुमेन सेफ्टी अभी कुछ नहीं रही है भारत देश में, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या करना चाहिए सरकार ने, और ये जो रेप है, रेप को बंद करने के लिए क्या मेजर्स उठाने चाहिए? आपका इस पर क्या मत है? ये जो कलकत्ता में हादसा जो हुआ है बहुत ही शर्मनाक था, ठीक है। जो भी वो महिला ने झेला, जो भी उस पर फील हुआ, वो सब बहुत ही बुरा था। आरोपी भी देश में ही है, इतनी पावरफुल सरकार है, फिर भी सरकार उसमें इतना सा भी एक्शन नहीं ले रही है। तो सरकार ने हमें, एक्चुअली सरकार जो है, हमें जो पॉजिटिव पॉइंट्स रहते हैं उसमें जल्दी से नज़र आती है। इनॉग्रेशन करने में, उद्घाटन करने में पहले सरकार हमें नज़र आएगी, परंतु ऐसे सेंसिटिव कंटेंट में सरकार हमें नहीं दिखती है। मतलब साइलेंटली हमें दिखती है, उनका कोई एक्शन नहीं रहता उसमें। इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं लोग। सो ये बहुत ही बुरा पॉइंट है इसमें। तो सरकार ने बहुत एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर। इंडिया में इतनी ही पावर है, सरकार के पास इतनी पावर है, डायरेक्ट इनकाउंटर करना चाहिए या पब्लिक के पास देना चाहिए, बट सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। हमें सिर्फ रिबन काटते हुए एंड ऑल, इस सब में ही सरकार दिख रही है। सो एज अ गर्ल सेफ नहीं है। एज अ यंग जनरेशन भी बोलो तो लोग ब्लेम देते हैं हमारे कपड़ों के ऊपर, बट नहीं, कपड़े इज़ नॉट अ रीज़न भाई, डिपेंड्स ऑन वो आदमी, ठीक है। लड़कियां क्या करें, कुछ भी पहने, सलवार पहनने वाली के साथ भी हो रहा है, हिजाब पहनने वाली के साथ भी हो रहा है, बट सरकार ने इस पर कड़े एक्शंस लेने चाहिए। बाहर के जो है, बाहर के भी देश है, उधर भी स्ट्रिक्ट कानून है, उधर उनके स्ट्रिक्ट कानून है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कानून है। वहाँ पे वो लोग इतना सा भी कुछ भी हुआ तो उनके इतने अच्छे लॉज है कि वो लोग जल्दी, उनका इनकाउंटर होता है या जल्दी जेल में जाते हैं, और वहाँ पे इतने क्राइम्स भी नहीं होते क्योंकि उनकी सरकार इतनी कड़क होती है। बट यहाँ पे इंडिया में हर दिन में इतने सारे अपराध होते रहते हैं, बट फिर भी सरकार एक्शन नहीं लेती। इतनी मोदी पावर में है, ममता बनर्जी खुद लेडी सीएम होके भी फिर भी ये इन आंदोलन के खिलाफ, प्रोटेस्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही है। इतना निर्दय कोई कैसे रह सकता है? आई मीन ऐसे सब जन सवाल उठा रहे हैं, उनके हाथ में सत्ता है, सब है, लेकिन उन्होंने कोई भी कठोर निर्णय नहीं लिया है। मैं इस सबकी निंदा करती हूँ, और सरकार इस पे कड़ी कार्रवाई करे, महिलाओं को न्याय मिले, यही चाहूँगी।
ठीक है, अब हम चलेंगे हमारी जो एडमिन मैम है, एडमिन मैम लक्ष्मी मैम, जो कि हम लोग का पूरा ऑफिस का जो है काम संभालती है। हम लोग जो भी स्टोरीज लाते हैं, जो भी करते हैं, उनका पूरा मैनेजमेंट जो है लक्ष्मी मैम के पास रहता है। लक्ष्मी मैम, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप भी एक माँ हैं और जो महिलाओं की सेफ्टी को लेकर जो डामाडोल है अभी की स्थिति, तो उस पर आप क्या तर्क देंगे? आज की महिला सुरक्षित नहीं है, सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी। मुझे भी आज एक बेटी है, आज हमारी बेटियाँ बाहर जाती है तो हम वो सेफ़ है या नहीं है ये हम कुछ भी नहीं कह सकते। सरकार इसमें क्या गहरी नींद में है, जो आज की बेटियों के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज ये कोलकाता में हुआ है, इसके पहले भी दिल्ली में जो हुआ था हत्याकांड, उसमें भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सरकार क्या ध्यान ही नहीं देना चाह रही है बच्चियों की तरफ? आज हमारी बेटियां ट्यूशन या स्कूल जाती है तो हमारी बेटियां सुरक्षित है या नहीं है ये भी हमारे को पता नहीं है। आज वो बाहर जाती है तो हमको हर वक्त चिंता यही रहती है कि वो लड़कियां सेफ आएंगी घर में या उनके साथ कुछ होगा। आज यही डर डर के हम लोग भी जी रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। तो ये थी हमारे ऑफिस की कुछ महिलाएं रिपोर्टर्स, और रिपोर्टर बोले तो ये नागपुर में जो स्ट्रॉन्ग महिलाएं हैं उनमें से कुछ लोग हैं कि जो अलग अलग खबरें लेने के लिए कभी इस कोने में जाती है, कभी उस कोने में जाती है, कभी कोई दिन के समय में जाती है, कभी कोई रात के समय में जाती है, लेकिन सबके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है कि सेफ्टी फील ये भी नहीं करती। और सबका तर्क जो है वो सरकार को है। छोटे छोटे कैंडल मार्च निकालकर मोर्चे करने से ये जो बदलाव है ये नहीं आएगा। ये सरकार को समझना चाहिए कि इसके ऊपर में जो रेपिस्ट है उन लोग के ऊपर में एक कड़ी जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो रेपिस्ट है, जो रेप करने के बाद प्रूफ हो जाता है कि इन लोग ने रेप किया है, उनको डेथ जो पेनल्टी है वो मिलनी चाहिए। कैमरामैन प्रवीण के साथ सुयश सेठिया। चिंगीच्या भातुकलीसारखाच आपणही आनंदानं आपला संसार उभारतो, कष्टानं एक एक वस्तू जमवतो, पण अचानक नियती डाव साधते आणि अवघा संसार उधळून लावते। भूकंप, पूर, चक्रीवादळ, गारपीट, वीज कोसळणे अशी अनेक संकट महाराष्ट्रावर आली। त्यात अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले। अशा संकटामध्ये गरज असते ती आपुलकीची आणि भक्कम आधाराची, अश्रू पुसून पुन्हा आनंद फुलवण्याची। शासनानं हेच कर्तव्य पार पाडले। आपत्तीग्रस्तांना आर्थिक सहाय्य, सुरक्षित निवारा दिला, त्यांच्या आरोग्याची, मुलांच्या शिक्षणाची काळजी घेऊन त्यांच्या जीवनात आनंद फुलवला। मदतीतून नवजीवन, आनंदाचे पुनर्वसन। आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन। के पक्षीराजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। इस तेल को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगड़म बगड़म तिगड़म नागपुर में होगा जादुई दुनिया के नए नए चमत्कार। अब नागपुर में पहली बार डायनासोर, गॉडजिला और गोरिल्ला और आदमखोर भेड़िया एक मंच पर एक साथ। 13 अगस्त से रोजाना 3 शो, 1, 5 और रात 8 बजे विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन, झांसी रानी चौक, नागपुर में। बुकिंग्स के लिए विजिट करें www.badshahmagicalworld.com। पाऊस निसर्गाचं वरदान आहे, पण त्याचबरोबर कडाडणाऱ्या विजा मात्र कधी कधी आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकतात। महाराष्ट्रात विजा पडून झालेल्या मृत्यूंची सरासरी चिंताजनक आहे।
विजा पडणे आपण थांबवू शकत नाही, पण आपण आपल्या जीविताची काळजी घेऊ शकतो. विजा चमकत असल्यास मोकळ्या जागेवर राहू नका. पत्र्याचे शेड, बस स्टॉपचा आसरा घेऊ नका. उंच झाडे, विजेचे खांब याखाली उभे राहू नका. छतावर किंवा उंच डोंगरावर असाल तर खाली उतरा. पाण्याच्या मोठ्या साठ्यापासून दूर राहा. घरात विजेची उपकरणे हाताळू नका. दामिनी ॲप तुम्हाला नैसर्गिक विजेच्या संभाव्य धोक्यांची सूचना अगदी विनामूल्य देते. ते वापरा आणि सुरक्षित स्थळी आसरा घ्या. आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन. आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 350-2300। वेदूसारखीच आपणही आपली स्वप्ने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, ती फुलवण्यासाठी जिद्दीनं झटतो, कष्ट करतो. पण अचानक नैसर्गिक आपत्ती येते आणि आपल्या साऱ्या स्वप्नांचं पाणी होऊन ते वाहून जातं. अशा अस्मानी संकटांनी महाराष्ट्रात अनेकांचं अतोनात नुकसान झालं. स्वप्नांबरोबर अनेकांची आयुष्य उद्ध्वस्त झाली. मात्र शासनानं आपुलकीनं त्यांना धीर दिला, भक्कम आधार दिला. केंद्रीय निकषापेक्षाही अधिक मदत केली. लाखांहून जास्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात 25% अग्रिम रक्कम जमा केली. आपत्तीग्रस्तांच्या आयुष्यात पुन्हा नवी उमेद जागवून आनंद निर्माण केला. मदतीतून नवजीवन, आनंदाचे पुनर्वसन. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन. मानवी मनोरा रचण्यासाठी लागतं उत्कृष्ट व्यवस्थापन, नियमांचं पालन आणि उत्तम संतुलन. अन्यथा अपघात होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे निसर्गाचं संतुलन बिघडल्याने पर्यावरणाला धोका होऊन भूस्खलन, दरड कोसळणे असे भीषण अपघात होतात. त्यात जीवित व वित्तहानी होऊन अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होतात. हे टाळण्यासाठी निसर्गाचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. तसेच डोंगरापासून सुरक्षित अंतरावर वस्ती करणे गरजेचे आहे. भूस्खलन प्रवण क्षेत्रांबाबत कायम सतर्क राहणे आवश्यक आहे. डोंगरावरची झाडे झुकणे, पाण्याखालची माती वाहून जाणे या भूस्खलनाच्या प्रारंभिक खुणा असू शकतात. या संबंधित सूचना संबंधित विभागाला दिल्या पाहिजेत, जेणेकरून जीवितहानी टळू शकेल. निसर्गाचं संतुलन व नियमांचं पालन केल्यानेच आपलं आणि निसर्गाचं रक्षण होऊ शकतं. आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन. आपलं आयुष्य म्हणजे आंधळी कोशिंबिरीचा खेळ नाही. कारण अचानक कुठलंही संकट येऊन धडकू शकतं. त्यासाठी डोळे सतत उघडे असायला हवेत, अन्यथा अंदाज चुकून आपणच अडचणीत येऊ शकतो. अनेकदा आपण आपत्ती टाळू शकत नाही, पण सतर्कतेमुळे कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घेऊ शकतो. संकटात घाबरून न जाता मार्ग काढू शकतो. शासकीय सूचनांचे पालन करून आपण मदत पथकाला सहकार्य करू शकतो. आपत्तीविषयी सतर्कता वाढावी आणि आपत्ती व्यवस्थापन सोयीचे व्हावे म्हणून शासनानं मौसम, मेघदूत, सचेत, भूकंप हे ॲप्स विनामूल्य उपलब्ध केले आहेत. त्यांचा वापर करा. सतर्कतेमुळे जीवितहानी बरोबरच वित्तहानी सुद्धा टळू शकते. प्रसंगावधान राखा, योग्य कृती करा. आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन.